मोहनपुर नाम के गांव में एक सागर नाम का मशहूर बिरयानी वाला रहता था। उसकी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। आसपास के सभी लोग उसके यहाँ से बिरयानी खाने आया करते थे। एक दिन सागर अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था। तभी वहाँ एक मुसाफिर आता है और कहता है, कैसे हो सागर भाई? हम ठीक है, आप बताओ। सब बढ़िया। और ये बताओ, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? अरे सागर भाई, आपका नाम भला कौन नहीं जानता। दूर दूर तक आपके नाम के चर्चे हैं। अरे ओ भैया, क्यों ना हो। आखिर हम अपनी बिरयानी को बहुत अच्छे तरीके से जो बनाते हैं, किसी भी तरह के तरीके जिसमें इस्तेमाल नहीं करते। सारे मसाले एकदम हटके होते हैं हमारी बिरयानी में। तभी तो लोगों को हमारी बिरयानी इतनी पसंद आती है। तो इसी बात पर सागर भाई, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, जोरों की भूख लगी है। मुसाफिर के लिए अब सागर एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी लगाता है। सिर्फ वो मुसाफिर ही नहीं, बल्कि वहाँ आने वाले और भी बहुत से लोग सागर की बिरयानी के शौकीन थे। दिन भर सागर की बिरयानी की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सागर की बिरयानी की वजह से पूरे गांव में उसके चर्चे थे। लेकिन वही सागर का इकलौता बेटा था जो बहुत ही नालायक और कामचोर था। सागर चाहता था उसके बाद उसका बेटा अरुण ही उसका काम संभाले। कहाँ से आ रहे हो राजा बेटा बनकर? तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे पापा, मेरे उम्र के लोग तो चिल करते हैं और आप है कि बस ताने देते रहते हो। जब काम की उम्र होगी तो कर लूंगा ना। अच्छा, कौन सी उम्र होगी काम करने की? सोचा था बेटे को स्कूल भेजूंगा तो अच्छा इंसान बनेगा। ये तो टीचर की कुर्सी से उसकी पतलून चिपका कर आ गया। वो तो हमारे बचपन के दिन थे ना पापा। हाई स्कूल में भेजा तो पूरा दिन कंचे खेलता रहता है। हाँ, वो हमारे खेलने के दिन थे पापा। जब कॉलेज में एडमिशन करवाया तो लड़कियां छेड़ने लगा। वो हमारे जवानी के दिन थे पापा। अब इतना पढ़ा लिखा कर रात दिन बिरयानी बेचकर एक नौकरी दिलवाई तो काम पर क्यों नहीं जाता? ये तो बता, अब कौन से दिन है ये तेरे? कह तो ऐसे रहे हो जैसे प्रधानमंत्री की जॉब दिलवा दी हो, एक बावर्ची खाने में भेज दिया हो। दिन रात चूल्हे के पास खड़े रहने से अच्छा है कि मैं कहीं चपरासी की नौकरी कर लूं। कम से कम 4 पैसे आएंगे और मौज में लाइफ तो बीतेगी। इसे समझाने से अच्छा है किसी जानवर को समझाना। वो ना समझने की एक्टिंग तो करेगा। हाँ, तो ये अपनी बिरयानी की दुकान बंद करके आप जू में चले जाओ और वहाँ के जानवरों को ये पाठ पढ़ाओ, ठीक है? इतना कहकर अब अरुण वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, लेकिन कुछ समय बाद सागर एक बीमारी के चलते सागर की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी बिरयानी की दुकान कल से उसके बेटे अरुण पर आ जाती है। अरुण भी अपने पिता की तरह अपनी दुकान को चलाता है। एक दिन सुबह सुबह अरुण बाजार से चिकन लेने के लिए जाता है और वहाँ बैठे कसाई से कहता है, अरे सुल्तान भैया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ अरुण भाई, कैसे हो? आज बड़ी जल्दी आ गए मुर्गी लेने, बात क्या है? कुछ नहीं, आज सोच रहा था जल्दी बिरयानी बनाकर रख लूं। शाम होते होते बिरयानी खत्म हो जाती है, इसीलिए आज जल्दी मुर्गा लेने भी आ गया। हाँ, बताओ कितने मुर्गे चाहिए आपको? रोज जितने लेकर जाता हूँ उसमें 2-3 बढ़ा दीजिए। लगता है अच्छे खासी दुकान चल रही है आपकी। इतना कहकर रब सुल्तान और उनको 10-12 मुर्गे दे देता है। और जब अरुण सुल्तान को पैसे देता है तो सुल्तान अरुण से कहता है, अरे अरुण भाई, ये क्या मजाक कर रहे हो? इतने कम पैसों में 12 अब कहाँ मिलते हैं? अरे सुल्तान भाई, रोज इतने पैसे में तो 12 मुर्गी लेकर ही जाता हूँ। अरुण भाई, शायद आपको बाजार में मुर्गियों के रेट मालूम नहीं है। बाजार में मुर्गियों के रेट भी बढ़ गए हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं तो कहता हूँ आप भी अपनी बिरयानी के रेट बढ़ा दो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, आप मुझे 5 मुर्गे दे दीजिए। इतना कहकर रात अरुण वहाँ से 5 लड़के लेकर अपनी दुकान पर वापस आ जाता है और अपनी बिरयानी का रेट बढ़ा देता है। बिरयानी के बड़े रेट देखकर कोई भी ग्राहक वहाँ से बिरयानी नहीं खरीदता। ईला अरुण के दुकान पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनक रही थी। सुबह से एक प्लेट बिरयानी नहीं बिकी है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो सारी बिरयानी खराब हो जाएगी और दुकान भी बंद हो जाएगी।
तभी वहाँ पर अरुण की दुकान में काम करने वाला रामू आता है। अगर बिरयानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी ये मुंडी तोड़ के रख दूंगा, समझा ना तू? जा जाकर साफ सफाई कर। जब ये बिरयानी खराब हो जाएगी तभी आप ही इसे खाना, मुंडी घुमाएंगे। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तो। रामू की बात कड़वी थी पर सच थी। कुछ देर बाद अरुण की बिरयानी से बदबू आने लगती है और उसे वो सारी बिरयानी फेंकनी पड़ जाती है। महंगाई के कारण बिरयानी की दुकान बंद होने की कगार पर थी। एक दिन जब अरुण अपनी दुकान पर बैठकर मक्खियां मार रहा होता है, तभी वहाँ पर अचानक से एक कौवा गिर पड़ता है, जिसे देख वो कहता है, अरे ये कौवा कहाँ से आ गिरा? अच्छा हुआ बिरयानी के अंदर नहीं गिरा, वरना सारी बिरयानी खराब हो जाती। 1 मिनट, मैं इसी कौवे की बिरयानी बनाकर बेचूं तो मेरा धंधा फिर से शुरू हो जाएगा और मैं फिर से अमीर बन जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में चिकन है या कौवा। इतना कहकर अब अरुण उस कौवे को मारकर उसकी बिरयानी बना देता है और अपनी दुकान के रेट और कम कर देता है और उसकी दुकान अब फिर से ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उसकी दुकान पर काम कर रहा रामू उस बिरयानी में थोड़ी सी बिरयानी चुराकर खा लेता है। जब उसे हिचकियाँ आती हैं, तो उसके मुंह से कौवे की आवाज आती है। ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है? मुंडी घुमाएंगे। लगता है मेरे हलक में हड्डियाँ अटक गई हैं, तभी ये कौवे की आवाज आ रही है। चुप रहना पड़ेगा, वरना मालिक को पता चल गया कि मैंने बिरयानी चुरा कर खाई है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी और सभी मजे से बिरयानी खा रहे थे। उन्हीं में से एक हरिया वहाँ बैठा बिरयानी खा रहा था। वो देखता है बिरयानी में एक छोटा सा लेग पीस था और ये देखकर वो अरुण से कहता है, अरे ये भाई, लेग पीस इतना छोटा और पतला क्यों है? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब ऐसे में मुर्गी को भी सही से खाने नहीं मिला होगा। बेचारे मुर्गी कुपोषित थे। हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। इतना कहकर अब हरिया कौवा बिरयानी खाना शुरू करता है। बिरयानी खाते समय हरिया को पीछे बैठे एक आदमी की डकार से कौवे की आवाज आती है और ये सुनकर हरिया कहता है, अरे कौवे की तरह काय काय क्यों कर रहा है? चुपचाप मजे लेकर खाना बिरयानी और मुझे भी खाने दे। इतना कहकर हरिया वो बिरयानी खाना शुरू करता है और बिरयानी खाने के बाद उसकी हालत में कुछ अटक जाता है। वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद से हिचकी आती है, तो वो कौवे की तरह आवाज करता है और ये देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं और हरिया कहता है, ये तो मेरे अंदर से भी आने लगी। कौवे की आत्मा बच गई है क्या, जो बार बार कौवे की आवाज निकल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। भाई ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, चिकन बिरयानी थी या कौवा बिरयानी? अरे हरिया भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी आवाज कौवे की तरह क्यों निकल रही है? क्या तुम मेरी बिरयानी पर दोष लगाओगे? मैंने तो तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाई है, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। इतना कहकर आरोन हरिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन आसपास बैठे सभी लोग जो भी बिरयानी खा रहे थे वो कौवे की तरह आवाज निकालने लगते हैं। अरुण अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठी अफवाह फैला देता है कि गांव में खवा बीमारी फैल गई है। भाई लगता है तुम सबको भी शहर वाली बीमारी हो गई है। क्या कहा? शहर वाली बीमारी? कौन सी बीमारी भाई? ये फिर से कोरोना तो नहीं? हाँ हाँ, सही समझे। जैसे कोरोना बीमारी आई थी वैसे ही एक कौवा बीमारी आई है। गांव में सुना है शहर वाले जब भी कुछ खाते हैं तो कुछ देर बाद उनके मुंह में से कौवों की आवाज आने लगती है, जैसे अभी तुम्हारे अंदर से निकली है। ये बीमारी हवा में बहुत तेजी से फैल रही है। तुम लोगों को भी कौवा बीमारी हो गई है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, वरना मुझे भी ये बीमारी हो जाएगी। अरे मुझे भी इसकी दवाई लेनी पड़ेगी, वरना मैं भी देखते ही देखते कौवे की तरह बोलने लगूंगा। इतना कहकर सभी लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। पीछे खड़ा रामू भी मन में सोचता है, लगता है मुझे भी कौवा बीमारी हो गई है, तभी सुबह से मेरे मुंह से भी कौवों की आवाज आ रही है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुंडी घुमाए के। इतना कहकर अरुण के पास आता है और जैसे वो मुंह खोलता है वैसे ही उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलती है और ये देखकर अरुण से कहता है, अरे रामू, इसका मतलब तूने भी कौवा बिरयानी खाई है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने फिर से बिरयानी चुराई? हैं?
क्या कहा? कौवा बिरयानी? हाय राम, तुमने हमें कौवा बिरयानी खिला दी? यानी कोई कौवा बीमारी नहीं है बल्कि कौवा बिरयानी है? कैसे आदमी हो अरुण भाई, आपने लालच में हम सबको कौवा बिरयानी खिला दी। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रामू की आवाज सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि अरुण ने पैसे बचाने के लालच में सभी को कौवा बिरयानी खिला दी थी। ये बात सुन पूरी जनता भड़क जाती है और वहीं अरुण की पिटाई कर देती है। बचने के लिए अरुण को वहाँ से भागना पड़ जाता है। रेनू बहुत ही मोटी लड़की थी जिसको खाने पीने का बड़ा शौक था और उसकी इस आदत से उसकी माँ भी बड़ी परेशान रहा कर। वो आए दिन कभी रसमलाई, कभी चॉकलेट, कभी चिप्स खाती रहती। उसकी माँ उसको हमेशा कम खाने के लिए समझाया करती। एक दिन जब रेनू बैठकर रबड़ी जलेबी खा रही होती है कि तभी उसकी माँ वहाँ आती है। हाय मेरी मीठी मीठी गरम जलेबी, आजा और मेरे मुँह में समा जा और मेरी ठंडी ठंडी रबड़ी मेरे कलेजे को ठंडक पहुँचा दे। शर्म कर ले थोड़ी, इतना मोटा होकर अब क्या सारी जिंदगी मायके में ही पड़ी रहेगी? ससुराल नहीं जाना है क्या? आ माँ, जाना है ना, कान छोड़ो। मैं वादा करती हूँ कि अब से जिम जाऊंगी और ये सब कम खाऊंगी। रेनू उस दिन के बाद से अपनी सेहत पर ध्यान देती है और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देती है। दिन गुजरते हैं और अब उसका फिगर किसी हीरोइन से कम नहीं था। जो भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। एक दिन उसके लिए काशी नाम के लड़के का रिश्ता आता है और उसकी माँ सुमेधा रेनू को पसंद कर लेती है और बात पक्की करते हुए कहती है, देखिए जी, लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है लेकिन बड़ी कमजोर है। कल को 4 लोग आपको और मुझे ही ताना देंगे कि भूखे नंगे घर में रिश्ता कर दिया, इसलिए इसकी शादी तक इसको खिला पिला के जरा मोटा कर देना। हाँ जी बहन जी, जैसा आप बोले, मैं शादी तक इसको मोटा कर दूंगी, आप फिक्र ना करें। सुमेधा रिश्ता पक्का करके चली जाती है, जिसके बाद आशा रेनू को रोज नए नए पकवान खिलाती है, पर उसका अब खाने का मन ही नहीं करता था। दिन गुजरे, अब शादी को बस एक ही दिन बाकी था। रेनू की माँ आशा उसके लिए देसी घी डाल के दूध लेकर आती है और उसको देते हुए कहती है, ले मेरी बच्ची, ये पी ले। सुना है दूध में घी लेने से मोटे हो जाते हैं, तू भी ये दूध अब घपाघप पी जा। माँ जब मोटी थी तो ताने दे देकर पतला कर दिया, अब पतली हो गई हूँ तो खिला रहे हो। अरे ये सब तेरी भलाई के लिए ही है ना, तुझे मेरी कसम है, पी ले और ससुराल में जो कोई कुछ भी खिलाए खा लेना चुपचाप। ससुराल वालों का बात बात पर मुंह न बने। आशा ये बोलकर रेनू को जबरदस्ती दूध पिलाकर चली जाती है और रेनू सो जाती है। लेकिन अगले दिन शादी की तैयारी में वो फ्रेश नहीं हो पाती। जब वो बाथरूम जाती उसको कोई ना कोई अंदर बैठा मिलता। इसी हलचल में शाम हो जाती है और रेनू दुल्हन बनकर सजी स्टेज पर बैठी थी और फेरों के बाद सब उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। अरे दुल्हन, हमारे हाथ से एक ठो रसगुल्ला खाई लियो जरा, हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ना, हमरी बहुरिया तो पहले हमरे हाथ से ही गुलाब जामुन खाएगी। हमरा काशी गुलाब जैसी सुंदर दुल्हनिया जो लेकर आया है। रेनू को अपनी माँ की बात याद थी कि उसको अपने ससुराल में किसी को नाराज नहीं करना है और सब उसको जो जो खिलाते हैं वो खा लेती है। ऐसे ही शादी खत्म होती है और रेनू विदा होकर अपने ससुराल आती। और रात के समय जब वो घूंघट में बैठी थी और काशी उसके कमरे में आता है, तभी रेनू के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। ये कैसी आवाज थी? जी कुछ नहीं, शायद वो पलंग से आवाज आई है, आप रुको मैं आती हूँ। रेनू ये कहकर बाथरूम भाग जाती है और हल्की होकर बाहर आती है। तभी काशी उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो रेनू, तुमको पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जी हाँ ठीक है, मैं अभी आई। रेनू ये बोलकर फिर बाथरूम भाग जाती है और इन 4 बार यही कहती है। वही काशी को लगता है कि उसकी पत्नी के दिल में कोई और है। रेनू शर्म के मारे बार बार बाथरूम भागने का असली कारण काशी को नहीं बताती। ऐसे ही सुबह होती है और आज रेनू की मुँह दिखाई थी। उसकी सास सुमेधा उसके लिए घी लगे पराठे और लस्सी लेकर आती है और उसको देते हुए कहती है, बहू ये ले, आज से तो तुझे ही चूल्हा चौका संभालना है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी बहू को अपने हाथ के पराठे खिला दूं। देसी घी के हैं, खा ले, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे पास। कितनी कमजोर सी है तू,
अब मैं तुझे इतना खिलाऊंगी कि तू मोटी तगड़ी हो जाएगी मेरी तरह। जी माँ जी, खाती हूँ ना। सुमेधा जैसे ही देखती है कि रेनू की प्लेट में पराठे खत्म हो गए हैं, वो उसके लिए घी लगाकर और पराठे लेकर आ जाती है और कहती है, खा ले बहू खा ले, तू भी क्या याद रखेगी कि तेरी शादी किस खाते पीते परिवार में हुई है। माँ जी, अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और यहाँ मैंने कुछ कर दिया तो आप याद रखोगे मुझे और साथ में गालियाँ बकोगे, वो अलग से। क्या सोच में डूबी है बहू, खाना फिर थोड़ा आराम कर ले। कुछ घंटों बाद तेरी मुंह दिखाई है, मेरे सब दोस्त रिश्तेदार और पड़ोसी आएंगे। रेनू को अपनी सास का मान रखने के लिए पराठे खाने पड़ते हैं और तभी उसको गैस होती है और वो एक बात छोड़ देती है, बहू तेरा परफ्यूम तो बड़ा खराब है, इसको बदल ले। ऐसा लगता है ना जाने किस लोकल मार्केट से खरीदा है तूने ये। ऐसी बास आ रही है जैसे सरकारी सुलभ शौचालय से आती है। जी माँ जी, वो ठीक है, मैं बदल लूंगी। सुमेधा के देसी घी के पराठे खाकर उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। वो बार बार बाथरूम जा रही थी। सुमेधा भी ये देखकर परेशान थी। अब वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब वो बाथरूम का एक और चक्कर काटकर बाहर आती है तो देखती है कि काशी और सुमेधा उसके सामने खड़े हैं और काशी उसे देखकर कहता है, आप ही पूछो इससे, जब इसको मैं पसंद नहीं था तो इसने मुझसे शादी क्यों की? कल जब मैंने इससे बात करनी चाहिए तो ये बार बार बाथरूम भाग रही थी। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। जब ये मेरे बनाए पराठे खा रही थी, शायद इसको मुझसे बात नहीं करनी थी, तभी ये बार बार गोसल खाने जा रही थी। माँ जी। रेनू शर्म के मारे दोनों को कुछ नहीं बताती और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसको कमजोरी से चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो डॉक्टर उसके पास था और वो सबको बता देता है कि रेनू को लूज मोशन से कमजोरी है और उसको दवाई दे देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि उसे 1-2 दिन बस हल्का खाना खाना है और वो वहाँ से चला जाता है। बहू, तुझे ज्यादा खाने की वजह से लूज मोशन थे तो तूने बताया क्यों नहीं? जबरदस्ती खाती क्यों रही? माँ जी, क्योंकि माँ ने बोला था ससुराल वाले कुछ भी खाने को दें तो मैं खा लूं, आप लोगों को बुरा लगेगा इसलिए मना ना करूं। कोई बात नहीं बेटा, मैं सबको बोल दूंगी कि नई बहू को दस्त लगे हैं। और क्या? नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करें, इससे तो सब लोगों के आगे आपकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर अब हम क्या करें? माँ जी आप सोचिए, मैं जरा हल्की होकर आती हूँ। सुमेधा काशी सोचने लगते हैं और रेनू फिर से हल्की होने चली जाती है। जिसके बाद कुछ घंटों में मेहमान आने शुरू होते हैं और रेनू भी सज धज कर मुँह दिखाई के लिए बैठी थी। और जैसे ही सुमेधा की पड़ोसन अंजू आकर रेनू की मुँह दिखाई करके उसे मिठाई खिलाने लगती है, तभी सुमेधा उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे ये क्या कर रही है? मेरी बहू को मिठाई मत खिला, इसने मेरे बेटे के लिए उपास रखा है। वो क्या है ना, मेरी बहू बहुत संस्कारी है और आज उसका ससुराल में पहला दिन था तो सब काम राजी खुशी हो इसलिए व्रत करके बैठी है ये। सुमेधा की बात सुनकर सब उसकी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती कि रेनू कुछ इसलिए नहीं खा रही थी क्योंकि नई बहू को दस्त लगे थे।